महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। बस उतरकर ही अमितेश बाबू थोड़ा सा चिंतित हो गए। कॉलोनी के गेट पर पहुंचे थे कि लोगों का जमावड़ा भीड़ भाड़ दिखने लगा। अमितेश बाबू एकांत प्रिय इंसान है, ज्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं, अपने मतलब से मतलब रखते हैं। किसी के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहीं भीड़ लगी है, इस बातों में उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। इसलिए बिना ये जाने कि आखिर भीड़ किस लिए है, भीड़ के पास से वो अपने घर की तरफ निकल आए। मगर जैसे जैसे अपने घर की तरफ बढ़ते जा रहे थे उन्होंने महसूस किया कि भीड़ और बढ़ती जा रही थी और उनके घर के पास पहुंचकर भी भीड़ वैसी ही थी। मतलब ये भीड़ उनके घर की तरफ से ही लगी थी। मगर क्यों? कि अब अमितेश बाबू की पत्नी कुछ दिनों से बीमार थी। अब ठीक तो है राधिका सोचकर वो लोगों के पास से अंदर पहुंचे। पहुंचते ही उनकी बड़ी बेटी और दामाद दिखे। अरे क्या हुआ, ये भीड़ भाड़ क्यों? तुम्हारी माँ? उन्होंने दोनों से पूछा, मगर कोई भी जवाब न। अरे ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं सब, उनके मन में विचार आया। आगे बढ़े तो सीढ़ियों के पास छोटा दामाद किसी को फोन लगा रहा था। अरे सुनो रविंद्र, क्या हो क्या गया है? मगर छोटे दामाद ने भी उन्हें उपेक्षित कर फोन पे बात करना जारी रखा। उन्हें आश्चर्य लगा, ये कैसा व्यवहार है उनके साथ। उनके घर में उनके दामाद उन्हीं को अवॉइड कर रहे, ये कैसे हो सकता है? तेज कदमों से वो अपने बेडरूम की तरफ चल पड़े। बेडरूम में भी कई सारे लोग खड़े थे। दिल धक से हो गया और जैसे ही बेडरूम के अंदर झांका उन्हें जैसे आसमान से गिरे। राधिका मेज के ठीक बीचों बीच एक शरीर सफेद कपड़े में ढका हुआ रखा था। चेहरा बाहर था मगर फूलों से सजा होने के कारण ठीक से दिख नहीं रहा था। अरे राधिका को कुछ हो गया क्या? आसपास के लोगों से उन्होंने पूछा मगर फिर कोई जवाब न था। तभी उनके कानों में पड़ी उनकी पत्नी के रोने की आवाज। क्या हो गया? मन आश्वस्त हुआ, चलो राधिका को कुछ नहीं हुआ है। मगर तो फिर मन और जोर से धड़क उठा। मिथिलेश, उनका छोटा बेटा। मगर नहीं, मिथिलेश भी लाश के पास ही पैर पकड़कर बैठा हुआ था और उनकी छोटी बेटी भी पास ही बैठकर रो रही थी। इसका मतलब घर के सभी सदस्य ठीक है, तो फिर ये लाश है किसकी? वो आगे बढ़े और बढ़कर जैसे ही लाश का चेहरा गौर से देखा वो चौंक उठे। अरे रे, ये क्या? लाश बहुत सी दिखने में उनकी तरह थी। उनका कोई जुड़वा भाई था जो मर गया है, मगर ऐसा तो उन्हें कभी भी पता नहीं चला कि उनका कोई जुड़वा भाई हो। तो फिर ये क्या कोई बहुरूपिया जो उनकी अनुपस्थिति में उनका रूप लेकर घर में रह रहा था और आज मारा गया है? अरे मगर ये सब हो क्या रहा है? वो चीख उठे, मगर कमरे में बैठे
किसी भी व्यक्ति ने उनकी आवाज के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अमितेश बाबू बेहद आश्चर्य में थे, आखिर आज ये सब हो क्या रहा है। तभी उनकी नजर सामने रखे आईने पर गई। वो चौंक उठे। आईने में आसपास खड़े लगभग सभी लोगों का प्रतिबिंब दिख रहा था, मगर सिर्फ उनका प्रतिबिंब गायब था। ये क्या क्या है? तभी उन्हें महसूस हुआ जैसे उनकी आवाज दब सी जा रही है। आसपास के किसी भी व्यक्ति को उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। ओह, आश्चर्य! तभी पत्नी का रोना और तेज हो गया। आपने कहा था खीर खाऊंगा, खीर बेहद पसंद थी, मैंने बना कर रखा, बिना खाए। ये तो सचमुच उन्हें बेहद पसंद है, और बिना खाए के मतलब? वो तेज कदमों से कमरे से बाहर गए। सीढ़ियों पर छोटा दामाद अभी भी किसी से बातें कर रहा था। वो खड़े होकर सुनने लगे। हेलो, हाँ सर, वो मेरे ससुर जी का देहांत हो गया है। हाँ, हार्ट अटैक। ऑफिस में काम करते करते ही चेयर पर ही ऑफिस वाले ही हॉस्पिटल ले गए थे और घर लेकर आए हैं। हाँ, अभी कुछ देर में ही अर्थी निकलेगी। सुनकर जैसे उनका दिल गहराइयों में डूबने लगा। मगर ये कैसे हो सकता है? वो तो प्रत्यक्ष सामने खड़े हैं, फिर दामाद उनके बारे में ऐसा कैसे बोल रहा है? तभी उनके पास से गुजरे मोहल्ले के कुछ लड़के, जिन्हें वो बेहद नापसंद करते थे। हमेशा कोई हुल्लड़, गणेश का चंदा, दुर्गा का चंदा, मगर आज हाथों में फूल पकड़े वो दौड़ा दौड़ी कर रहे थे। तभी अचानक सब कुछ उन्हें धीरे धीरे समझ में आया। आज ऑफिस में बैठे हुए काम करते करते अचानक एक झपकी सी आ गई थी। कितने देर सोए पता नहीं, मगर जब आंख खुली तो पाया कि पूरा ऑफिस खाली था। घड़ी की तरफ देखा तो 4:30 ही बजे थे। तो क्या ऑफिस में किसी कारण से छुट्टी हो गई? मगर सब चले गए, किसी ने उन्हें जगाया नहीं। वो अपनी चेयर और धीरे धीरे चलते हुए ऑफिस के बाहर तक आए। ऑफिस के गेट में ताला नहीं था शायद, तभी वो बाहर आ गए। चौकीदार भी नहीं था। आखिर सब उन्हें बिना बताए गए कहां? वहां से बस स्टैंड तक आए, लोकल बस पकड़कर घर की ओर रवाना हुए। आश्चर्य तभी लगा था जब बस में बैठे उनके कुछ परिचित लोगों ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मगर उन्होंने बात को लाइटली लिया। बस से उतरकर घर तक आए और यहां तो क्या वो नींद की झपकी नहीं थी। एक बार फिर वापस अपने कमरे की तरफ बढ़े। मन किया पत्नी की बनाई खीर खा ले, मगर नहीं, अब मोह माया से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब उनका काम खत्म हो चुका है। कल तक जो लोग उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित थे, उनके हाँ आने पर खड़े हो जाते थे, आज उनके लिए वो सिर्फ एक मुर्दा शरीर है। उनके यहाँ होने का भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कमरे में रो रही पत्नी को एक बार उन्होंने गौर से देखा, फिर बेटे को और छोटी बेटी को। उसके बाद कमरे से बाहर निकला। सीढ़ियों से उतरते हुए दामाद को अभी भी फोन पर किसी से बात करते हुए पाया। नीचे उतरे तो छोटी बेटी को दामाद सांत्वना दे रहा था।
बड़ा कोमल मन है बेचारी का, इसीलिए शायद ऊपर रह नहीं पाई, नीचे चली आई। दोनों के पास कुछ देर खड़े रहकर वो घर के मुख्य द्वार तक पहुंची। मोहल्ले के वही लड़के जिन्हें आजीवन वो चिढ़ते आए, कोसते आए, आज बड़े प्रेम और समर्पण से उनकी अर्थी सजा रहे थे। क्या पता था जिनसे जीवन भर चिढ़ते रहे, अंतिम यात्रा की तैयारी वही करेंगे। धीरे धीरे घर से थोड़ी दूरी पर चला आया। बाहर शाम का धुंधलका गिरने लगा था। अब कहां जाना है उन्हें, यही सोचते रहे और एक बार आखिरी बार के लिए अपने घर की तरफ देखा, मगर सब कुछ धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा था। अब इस दुनिया के लिए वो गायब होते जा रहे थे। बात उन दिनों की है जब सभी जगह इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने की तैयारी हो रही थी। इसके लिए रेल लाइनों पर इलेक्ट्रिक तारे बिछाने का काम चल रहा था। बहुत सारे रेलवे के कर्मचारी, इंजीनियर आदि इस काम में लगे हुए थे। दूर दराज के खाली मैदानों, इलाकों में यह काम करने के लिए वहीं आसपास टेंट लगाकर सबका आस्ताना बनाया जाता था। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद रात के अंधेरे में सभी कर्मचारी अपने टेंटों के आसपास बैठकर छोटे मोटे मनोरंजन के साधन, बातचीत इत्यादि से मन बहलाते थे। उस दिन मौसम बेहद गर्म था। आसमान में बादल से गुप्त था, मगर बारिश नहीं हुई थी। दमघोटू गर्मी सबको परेशान कर रही थी। हवा भी नहीं चल रही थी। ब्रजेश बाबू अपने सहयोगी करमचंद के साथ पास ही के मैदान की तरफ चले गए। यहां पर एक छोटा सा तालाब भी था। तालाब के पास हल्की ठंडक महसूस हो रही थी। दोनों वहीं बैठकर बातचीत कर रहे थे। बातें करते करते काफी समय बीत गया। तभी अचानक दूर एक काली सी परछाई महसूस हुई और कानों में आई वायलिन की सुर। दोनों ध्यान से उसे सुनने लगे। कोई आदमी उसी मैदान में घूम घूम कर वायलिन बजा रहा था। ब्रजेश बाबू बोल पड़े, करमचंद, ये आदमी वायलिन बजाने में बेहद प्रवीण है? चलो उसे यहां बुलाकर लाते हैं। उसे पास बैठकर आराम से वायलिन नहीं सुनूंगा तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। बेहद प्रवीणता से ये वायलिन बजा रहा है। वाह, क्या बात है। करमचंद बोला, सर एक काम करते हैं ना, उसे अपने टेंट में ले चलते हैं। 2-4 खाने को दे देंगे तो बेचारा खुश होकर रात भर वायलिन सुना देगा। करमचंद की सलाह ब्रजेश को पसंद आ गई। दोनों उस ओर चल पड़े। जैसे जैसे वो उस ओर चलते जा रहे थे तो भी वो आदमी अपने मन में मस्त होकर वायलिन बजाता जा रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद अचानक दोनों आश्चर्यचकित हो गए। वो आदमी मैदान में उनसे थोड़ी ही दूरी पर था, मगर जितनी देर से वो चल रहे हैं अब तक उसके पास नहीं पहुंचे। तभी दोनों ने महसूस किया कि उनके पैरों में दर्द होने लगा है, जैसे जैसे बहुत दूर तक वो चलते चले आए हैं। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो पास ही में खड़ा था वो व्यक्ति और इतनी दूर वो चले आए कि पैरों में दर्द होने लगा। फिर भी दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, अपितु तेज कदमों से उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। अगले ही पल ब्रजेश आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा इस वक्त वो एक मैदान में नहीं बल्कि किसी छोटे से गांव में खड़े हुए हैं। आसपास बहुत सारे घर हैं।
स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी है, मगर ये कैसे हो सकता है? जिस जगह उन लोगों ने तंबू लगाया था वहां आसपास तो क्या दूर दर तक कोई गांव नहीं था, सिर्फ खुला मैदान था, और इस वक्त तो गांव में है। अभी वो करमचंद से कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक करमचंद बोल पड़ा, सर जो मैं देख रहा हूं आप भी देख रहे हैं? हाँ, ये तो मुझे कोई गांव लगता है। हम क्या इतनी दूर निकल आए? करमचंद, मुझे लगता है कि उसकी वायलिन में कोई सम्मोहन था और उस सम्मोहन में बंधे हुए हम उसके पीछे पीछे यहां तक आ गए हैं। पर सर ये कैसे हो सकता है? होने को तो बहुत कुछ हो सकता है दोस्त, मगर अब बात यह है कि हम अपने टेंट तक लौटेंगे कैसे? हाँ सर, कहाँ आ गए हैं, क्या जगह है, कुछ भी तो नहीं पता। किसी घर में जाकर मदद लेते, अब वही करना पड़ेगा सर। दोनों एक घर के दरवाजे पर पहुंचे और दस्तक दी। अंदर से एक आदमी की आवाज आई, कौन है भाई, इतने रात के? जरा दरवाजा खोलिएगा, हम जरा मुसीबत में हैं। दरवाजा खोलकर एक वयस्क व्यक्ति बाहर आया। क्या हुआ भाई, क्या बात है? ये कौन सा गांव है, बता सकते हैं? आगे उन्होंने अपने ठहरने की जगह उन्हें बता दी। सुनकर व्यक्ति चौंक पड़ा। अरे कैसी बात करे भाई, आप लोग तो उस जगह से 10 किलोमीटर दूर आ गए। दोनों सुनकर चौंक पड़े। क्या 10 किलोमीटर? अब हम वापस कैसे जाएंगे? सुबह यहां से थोड़ी दूर जाने पर ही हाईवे है, वहां से बस पकड़ के चले जाएंगे तो वहीं पर आपको उतार देगा। ओ सुबह? अभी कितने बजे हैं? 12:30 बज रहे हैं। 12:30? यानी कि 3.5 घंटे तक वो दोनों चलते रहे। आश्चर्य। रात को हम परेशान मत होइए, मेरे घर में ही व्यवस्था किए देता हूं, कहकर उस सज्जन व्यक्ति ने रात में उन्हें ठहरने के लिए जगह दे दी। सुबह उठकर बरामदे में बैठकर ही वो चाय पी रहे थे। तभी थोड़ी दूरी पर एक खंडहर जैसा घर दिखाई दिया। वो दोनों बोल पड़े, ये घर किसका है? व्यक्ति बोला, किसका और होगा, खंडहर है, कोई नहीं रहता है वहां। नहीं, कोई नहीं रहता है मतलब नहीं, एक पागल सा भिखारी रहता है वहां। आसपास के गांव में घूम घूम कर वायलिन बजाता है और भीख मांगता है, और वहीं पकाकर खाता है और सो जाता है। गरीब है बेचारा, इसलिए कोई उसे कुछ कहता नहीं है। अचानक दोनों चौंक पड़े। हम जाकर उससे मिल सकते हैं? पागल है वो, उससे क्या मिलेंगे आप लोग? मगर दोनों उनकी बात न मानकर उस घर की तरफ चल दिए। अंदर खंडहर सा था, चारों ओर जंगली झाड़ पेड़ फैला हुआ। मगर तभी ब्रजेश चौंक पड़े। ये क्या? चलो यहां से, चलो 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 चलो। करमचंद का हाथ पकड़कर वो दौड़ते हुए बाहर आए और वहीं से दोनों हाईवे की तरफ निकल लिए। बस में चढ़ने के बाद करमचंद पूछ बैठा, सर हुआ क्या, अचानक आप ऐसा दौड़ के आ गए? करमचंद, क्या बताऊं तुम्हें, मैंने जो देखा, वहां वो वाले कमरे में एक लाश पड़ी हुई थी। लाश? हाँ, 1-2 दिन पहले की होगी, लगता है उसी घर में रहने वाले भिखारी की लाश थी। और उस लाश ने अपने सीने में हाथ से पकड़ रखा था एक वायलिन। क्या?
वायलिन? हाँ, और देखने में बहुत सा दिख रहा था कल रात को देखे हुए उस वायलिन बजाने वाली आकृति की तरह। क्या आप कह रहे हैं सर? हाँ, लगता है कल रात को हम उसी भिखारी के प्रेत के चंगुल में फंस गए थे जो हमें अपने गांव तक लेकर गया। या तो हमारा कुछ अहित करने या फिर उसकी मौत की खबर शायद गांव वालों को नहीं हुई थी। हमारे जरिए ही उसने लोगों को ये बताने की कोशिश की कि वो मर चुका है। हाँ सर, यही होगा, यही